हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मैं हूं हितेश और आप हैं मेरे साथ आज के इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, जो कि हमारा नॉन रिजिड रोटेटर। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिजिड रोटेटर के बारे में, जब जब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स एक दूसरे के साथ रिजिड तरीके से अटैच है। दैट मीन ये एक दूसरे से ना तो स्ट्रेच हो सकते हैं ना ही ये कंप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास ऐसे नहीं आ सकते। ये चीजें हमने देखी थी हमारी लास्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर बात करेंगे हम रियल में। ये तो हमने आइडियल सिचुएशन ली थी ना कि ये रिजिड है, बट इन रियल ये रिजिड ना होकर के इनमें भी क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेच देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे सर वो स्ट्रेच क्यों देखने को मिल रहा है, हमें रिजिड क्यों नहीं है ये यहाँ पे? तो इसका रीजन ये होता है, जैसे कि हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स आते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, जैसे कि मान लो आप ये एटम हमारा क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया और ये वाला क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब अगर ये वाला रोटेट कर रहा है यहाँ पे इसके सराउंड, ठीक है, तो ये रोटेट करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, नॉर्मली अगर रोटेट कर रहा है तो नॉर्मली ठीक है, बट इसका रोटेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं, जो जे की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जे की वैल्यू अगर हम इसके डिपेंड करते हैं रोटेशन क्वांटम नंबर, अगर वो इंक्रीज करेंगे दैट मीन क्या होगा, जो इसका रोटेशन क्या होगा, मॉलिक्यूल का रोटेशन इंक्रीज होगा। अगर इसका इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक बाहर की तरफ आउटसाइड में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आउटसाइड में जो इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लग रहा है इसके बाहर, तो उससे क्या होगा, अब एटम के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रेच आएगा, एक तनाव आएगा इसके बीच के अंदर। ठीक है, दोनों एटम्स के बीच में, और जो ये तनाव आएगा इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी रियल लेंथ से। ये जो लेंथ है इस लेंथ से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पे खींचेगा। कितना भी रिजिड हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि सॉलिड में हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेच आता है, और अगर उस एक लिमिट से, जो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उस लिमिट से अगर ज्यादा उसको खींचते हैं तो टूट जाता है या तो। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेच आएगा, बट हमने ये भी देखा है कि टूटते नहीं है। तो अगर ये टूट नहीं रहा उस स्ट्रेच की वजह से, मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि एक फोर्स इसको बैलेंस आउट कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर एज इट इज अपने साथ है। स्ट्रेच हो रहा है बट फिर भी वो वहां की वहां है। अब ये फोर्स कौन सा होता है, तो हमने हार्मोनिक के केस के अंदर पढ़ा है कि हार्मोनिक में क्या होता है, जस्ट जो बीच का बैंड मानते हैं हम वहां पे एज ए स्प्रिंग कंसीडर करते हैं, कि जहां पे वो स्ट्रेच भी होता है और कंप्रेस भी होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, वो इनके बीच के जो चार्जेज होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियाई प्लस है दोनों के बीच में, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। बट इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियाई की वजह से जो अट्रैक्शन होता है उससे बैलेंस आउट करते हैं, वो हमने वहां देखा था। तो अगर इसको एज ए हम हार्मोनिक वाला केस लेते, क्योंकि रिजिड तो है नहीं है, अगर हार्मोनिक के केस के अंदर लेता तो जो स्ट्रेच हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब इसको बैलेंस आउट कौन करेगा, इसको बैलेंस आउट करने के लिए, अंदर की तरफ बैलेंस आउट करने के लिए हमारा यहाँ पे फोर्स लगता है, जो कि हम बोलते हैं उसको हुक्स लॉ की वजह से। हुक्स लॉ की वजह से हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, जो हमारा फोर्स लगता है। और हुक्स लॉ हमारा बेसिकली क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस में के एक्स, जहां पे के एक्स क्या है, के क्या है हमारा कांस्टेंट है, एंड देन जो एक्स है, एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्ट्रेच की वजह से, यहाँ पे कितना हुआ, ये एक्स तो है, अब एक्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स के बाद का जो ये इतना पार्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वो होता है हमारा एक्स। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये चीजें है कि अगर ये चीजें ऐसे वर्क कर रही है, ये स्ट्रेच हो रहा है, तो एनर्जी जो होगी हमारी, जो एनर्जी हम अभी मान के चल रहे थे, एनर्जी में बेसिकली क्या हो रहा था हमारा, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2, और आई क्या था हमारा, म्यू आर स्क्वायर। तो बेसिक टर्म क्या है यहाँ पे, आर। अब अगर आर ही चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली एनर्जी के अंदर चेंज देखने को मिलेगा हमें। अब वो एनर्जी के अंदर चेंज कैसे देखने को मिलेगा, आज की क्लास का मेन टॉपिक हमारा होगा वही। तो ज्यादा लेट ना करते हुए आपको ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है ब्रीफली। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करते हैं कि ये होता कैसे है और वर्क कैसे कर रहा है, एनर्जी के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो आता कैसे है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में बता देना
कि आप में कहां पे डाउट रह गया इसमें, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ये डाउट पहले क्लियर कर सकूं और फिर हम आगे इंक्रीज हो सके। तो मैंने इसमें क्या बोला था आपको, एज ए मोलिक्यूल रोटेट्स फास्टर, और ये फास्टर कब रोटेट करेगा, फॉर लार्जर जे। जे क्या है यहां पे हमारे पास, क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो जब ये रोटेट करेगा, फास्ट रोटेट करेगा, तो फास्ट रोटेट की वजह से क्या होगा, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एंड applied and stretch the bone length। स्ट्रेच करेगा और किसको करेगा, जो बोन लेंथ हमारे पास दे रखी है। कौन सी बोन लेंथ दे रखी है हमारे पास, यहाँ पे आर। किसके लिए, जब जे की वैल्यू चेंज हो रही है। अब हमें ये भी पता है कि जब आर की वैल्यू चेंज होगी तो जो हमारा एनर्जी के अंदर जो आ रहा था, क्या बोलते हैं हम, रोटेशनल कांस्टेंट लेके चल रहे, जो टर्म्स हम लेके चल रहे, तो वो भी क्या होगा, चेंज होगा। अब वी नो दैट, इतना हो गया स्ट्रेच बनना, सिंस रोटेशनल कांस्टेंट क्या था, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो कि हमारा कैसे था, बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता था, ये एच का स्क्वायर अपन में 2 म्यू आर स्क्वायर, ठीक है, ये था। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर इसके है, प्रोपोर्शनल टू इनवर्स आर स्क्वायर, सो बी डिक्रीजेज, ठीक है, एज आर stretch and the energy of rotation will also डिक्रीज। में डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि बी जो है, बी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, ठीक है। तो ये डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होके हमारे पास आता क्या है, ये बेसिकली आता है इस डिक्रीज एंड गिवन बाय ई जे इज इक्वल टू बी जे, जे प्लस 1 माइनस में डी जे स्क्वायर, जे प्लस 1 का स्क्वायर। एंड जब ये हमारा जो फॉर्मूला आता है इसके अंदर, ये हम किसमें लेते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, ठीक है। आप इक्वेशन ना दो अभी, तो ये हमारा क्या आता है, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला आता है, किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होता है। और एक्सपेरिमेंटली प्रूवन के अंदर जो बी हमारा आता है, बी क्या आता है हमारे पास, एच का अपॉन में, और वी कैन से इन सेंटीमीटर इनवर्स एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आईसी सेंटीमीटर इनवर्स। डी हमारा क्या होता है हमारे पास, 4b क्यूब अपॉन में म्यू बार स्क्वायर, एंड देन ये विल बी आल्सो इनवर्स, एंड देन म्यू होता है म्यू बार, ये हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन में 2 पाई सी रूट के अपॉन में म्यू, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रिड्यूस मास। तो ये वैल्यूज हमारे क्या है, इनकी कुछ वैल्यूज है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था, ये तो हमने करा था ड्राइव कि ये वाला कैसे आया। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, और ऑब्वियसली आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि आप मास्टर्स के स्टूडेंट है या फिर आप ग्रेजुएशन के अंदर है, ठीक है, 11th 12th के स्टूडेंट्स है नहीं आप कि लिखवा दिया और रट लिया हमने।
हालांकि जो कंपटीशन एग्जाम्स की आप तैयारी करेंगे, आईआईटी जेम, जेस, टीएफआर या फिर आप नेट के लिए, तो उसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है, बट इन थियोरेटिकली वे। ठीक है, लाइक आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर जा रहे हो, पीएचडी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो आप, या फिर आप अपने मास्टर्स के अंदर हो और आपको जानना है कि लिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है आपके मास्टर्स के एग्जाम्स के में, एकेडमिक्स में, या फिर आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये टर्म हमारी कैसे आ रही है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने वहां पे जाके बोल दिया सर टेक्स्ट बुक में थी, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, वहां पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो हमारा आज का गोल होगा ये वाली टर्म कैसे आ रही है। ठीक है, यही क्यों आ रही है, यहाँ पे ये चेंज भी तो हो सकती है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, एंड दिस वन इंपोर्टेंट फॉर our PhD interviews and academics। ठीक है, ये इक्वेशन आपने लिख ली, याद रखना हम लास्ट में इसी इक्वेशन के ऊपर आएंगे एंड के अंदर। ठीक है, ओके, करते हैं प्रूफ। और प्रूफ किसका कर रहे हैं, ई जे इक्वल टू बी जे प्लस वन माइनस में डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या है, जो आर हमारे पास अभी ले रहे थे वो आर भी क्या होगा, चेंज होगा। आर के अंदर क्या होगा, स्लाइटली चेंज होगा। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर हम जानते हैं नॉर्मली रोटेशन के केस के अंदर हमने प्रूफ किया है एनर्जी, रोटेशन एनर्जी हमारी कैसे आ रही है वो हमने प्रूफ किया है। आप प्रीवियस वीडियोज में जाके उसको देख सकते हो, उसका प्रूफ हमने कैसे कर रखा है, और उस वीडियो की मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे मैंने सारी चीजें प्रूफ कराई थी रोटेशनल एनर्जी के लिए। तो रोटेशनल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, रोटेशनल एनर्जी जो कि हमारे पास होते हैं ई जे इज इक्वल टू में एच कट स्क्वायर पर में 2i जे जे प्लस वन, एंड किसमें होती है, जूल के अंदर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो यहाँ पे आई होता है, आई क्या होता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ये क्या होगा हमारे पास, म्यू आर स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, म्यू क्या है, रिड्यूस मास, एंड आर क्या है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ। अब मेरा क्या, हमारा क्या मोटिव है, जो बॉन्ड लेंथ इसकी चेंज हो रही है, उस चेंज की वजह से हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ स्टेप फर्स्ट, जिसके अंदर नॉर्मली हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने ये लिख दिया है। एंड देन ऑल्सो जे वन जे क्या है हमारे पास, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि अगर वो मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, एज मॉलिक्यूल रोटेट फास्टर, दैट मीन ग्रेटर जे, तो क्या होगा, आर क्या हो रहा है, आर विल बी slightly increase, and this increase will end this increment is given by, इंक्रीमेंट हम कैसे देखते हैं, जो आर है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जे के ऊपर, बिकॉज जे की वैल्यू चेंज हो रही है तो आर की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है। ठीक है, तो आर के किस पर डिपेंड कर रहा है, जे पे, एंड में नहीं होगा आर नोट, जो हमारी क्या है, एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम केस के अंदर जो हम क्या मान रहे हैं, रिजिड के केस के अंदर जो बॉन्ड लेंथ लेके चल रहे हैं वो क्या है, आर नोट, प्लस में इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हो क्या आ रहे हैं, डेल आर। ओके, एंड डेल आर भी क्या है, ऑल्सो डिपेंडेंट टर्म ऑन जे। ओके, सो ये क्या हो गया, डेल आर, डेल आर क्या है यहाँ पे, स्लाइटली चेंज इन
बॉन्ड लेंथ। ओके, एंड जे क्या है, आर क्या कर रहा है यहाँ पे, आर इज डिपेंडिंग ऑन जे। ठीक है, इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, इतना हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से हम इक्वेशन थर्ड से वैल्यू आर की वैल्यू किसमें करेंगे सब्स्टिट्यूट, इक्वेशन सेकंड के अंदर। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड के अंदर हम जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, म्यू एज इट इज आएगा। आर की जगह हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो हमारे पास आ जाएगा आई, जो अभी क्या हो जाएगा, जे के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एंड आर नोट प्लस में डेल आर एंड दिस वन इज स्क्वायर। आर नोट हम क्या लेंगे, बाहर कांस्टेंट लेंगे इसका, ये आपको रफ कर रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा स्टेप फर्स्ट। तो यहां से क्या जाएगा हमारे पास, आई जे इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर नोट 1 माइनस में डेल आर, सॉरी 1 प्लस में डेल आर अपॉन एंड देन इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर अगर इसका ओपन करेंगे और ये क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 डेल आर डिवाइड में आर नोट प्लस में डेल आर का स्क्वायर डिवाइड में आर नोट का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे ये टर्म है आर नोट, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल आर के। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा है तो जो हमारे जो स्क्वायर वाले टर्म होंगे, हायर ऑर्डर जो टर्म्स होंगे, किसको क्या कर देते हैं, हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी, जिसको हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कंसीडर नहीं करते हमने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे, नेगलेक्ट। दिस टर्म विल नेगलेक्ट। सो हमारे पास क्या बच जाएगा, आई जे इज इक्वल टू में म्यू नोट म्यू आर नोट स्क्वायर 1 प्लस में 2 डेल आर आर नोट, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब चलते हैं अगला, ये आपने नोट कर लिया होगा, इक्वेशन स्टेप थर्ड। अब मैंने आपको बताया था कि जब वो स्ट्रेच हो रहा है तो वो स्ट्रेच किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब वो स्ट्रेच हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, बट जो उसको बैलेंस आउट कर रहा है वो कौन कर रहा है, हुक्स लॉ की वजह से क्या हो रहा है, वो बैलेंस आउट हो रहा है। ओके, तो स्टेप थर्ड के अंदर देखेंगे कि वो कैसे स्ट्रेच हो रहा है। तो स्ट्रेच और किसकी वजह से हो रहा है, बोन लेंथ इज stretched due to centrifugal force that is given in terms of angular momentum. And why we take in angular momentum? Because of जो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहे हैं, जो सारी डिपेंडेंसी आ रही है हमारे पास इसके अंदर, डायरेक्ट मॉलिक्यूल के अंदर, ये किसके ऊपर डिपेंडेंसी आ रही है हमारे पास, रोटेशनल क्वांटम नंबर। और रोटेशन क्वांटम नंबर कहां से आता है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम की वजह से आता है। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको जब हम क्वांटम के अंदर हम उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो हमारे पास ये आता है। तो एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। अब आपको ये पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है,
एफ इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है क्लासिकली जो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, पता है आपको, ठीक है। एंड जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली हमारे पास होता है एम वी आर, कितना हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां से v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। v क्या हो जाएगा यहां से l अपॉन में एम आर। तो v क्या कर दिया हमने, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, m अपॉन में r इंटू में l स्क्वायर एंड डिवाइड में m स्क्वायर r स्क्वायर। सो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये l स्क्वायर डिवाइड में m r क्यूब। अब हम बेसिकली क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे मास की जगह रिड्यूस मास लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो एटम्स और मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या लेते हैं, रिड्यूस मास लेते हैं एज कंपेयर टू एटम्स। एटम्स के अंदर क्या लेते हैं, हम मास लेके चलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे, मास को किससे चेंज करेंगे, रिड्यूस मास से। और एल का भी हम जानते हैं, एल वेक्टर क्या होता है इन क्वांटम, हमने क्या देखा अभी क्लासिकल में चल रहे थे, क्वांटम में क्या होता है इसकी वैल्यू एच कट स्क्वायर जे प्लस वन। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एफ सेंट्रीफ्यूगल के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, एच कट स्क्वायर अपॉन में म्यू आर क्यूब एंड जे प्लस वन। इक्वेशन नंबर 5। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, समझ में आ गया कैसे आया ये, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये तो चलो एक फोर्स है। अब जो इसको बैलेंस आउट कौन कर रहा है, बैलेंस आउट कौन कर रहा है यहाँ पे, हुक्स लॉ। तो स्टेप सेकंड का आपका ये हो गया। नाउ द बोन लेंथ इज इलास्टिक एंड नॉन रिजिड, ठीक है। इलास्टिक मतलब उसको हम खींच रहे, वो खींच रही है, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है उसके अंदर, इसलिए इलास्टिक। एंड नॉन रिजिड, सो वी कैन assume it as a harmonic oscillator, ठीक है। एंड here Hooke's law apply for equilibrium सिस्टम। और हुक्स लॉ क्या होता है हमारे पास, हुक्स लॉ होता है एफ, एच से हम इसको डिनोट करते हैं, ये क्या हो गया माइनस के। अब हमने क्या बोला था, एक्स आता है, एक्स क्या होगा, यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, तो आर नोट या फिर डेल आर, ठीक है। आप बताना कौन सा होगा, आर नोट तो क्या है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम के अंदर है। मैंने क्या बोला, हुक्स लॉ क्यों वर्क करता है, अप्लाई फॉर इक्विलिब्रियम सिस्टम, इक्विलिब्रियम के लाने के लिए। तो आर नोट तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो हमारे पास जो हुक्स लॉ लगेगा किसके ऊपर लगेगा, डेल आर, जो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, डेल आर। इक्वेशन नंबर 5, 6 ये हो गया। ये क्या कर रहा है, उसको अंदर की तरफ, सेंटीमीटर क्या कर रहे हैं बाहर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को इक्विलिब्रियम के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो 5 और 6 इक्वेशन याद रखना। फॉर इक्विलिब्रियम इक्वेशन 5 and 6 are equal in magnitude। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम दो कोई भी फोर्सेज या दो क्वांटिटी को हम जब इक्वल उनको रखते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है वो इक्वल रखते हैं, ठीक है, ना कि उसका रियल फॉर्म जो होता है वो इक्वल रखते हैं। तो जब इनको इक्वल रखेंगे मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पे क्या जाएगा के डेल आर, इसका मैग्नीट्यूड
एंड इज इक्वल टू एच का स्क्वायर अपॉन में क्या आया था हमारे पास, म्यू आर क्यूब जे जे प्लस 1। डेल आर की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी होती है यहाँ से, तो जब डेल आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच का स्क्वायर डिवाइड्स में के म्यू आर क्यूब जे जे प्लस 1। अब आप मेरे को ये बताना, हमने आर की वैल्यू क्या ली थी यहाँ से, आर हमने दिया था आर नोट प्लस में डेल आर। तो अब जो ये दोनों टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स क्या है, जो आर नोट है वो मच ग्रेटर देन है डेल आर से। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट के अंदर, ठीक है ना कि कंफर्म, अप्रोक्सीमेटली जो आर की वैल्यू वो हम क्या ले सकते हैं, आर नोट ले सकते हैं। यस या नो कमेंट करना है यहाँ पे टाइम लिख के कि यहाँ पे हम आर नोट की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू आर नोट ले सकते हैं, लाइक अप्रोक्सीमेशन में, नॉट कंफर्म, ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम ये वैल्यू लेके चल रहे हैं यहाँ पे इसके जगह, थोड़ा कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सो डेल आर इक्वल टू में एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में के म्यू आर नोट क्यूब जे जे प्लस 1, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब हमारे पास आई थी एक इक्वेशन सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, आई थिंक वो सेकंड इक्वेशन थी। तो जो सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारा आया था डेल आर, अब इस डेल आर की वैल्यू हम करते हैं वहां पे सब्स्टिट्यूट, तो इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 2। स्टेप 4 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल आर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 7 टू इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास आई क्या आया था, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो बेसिकली हमारे पास आ रहा था वहां पे म्यू आर नोट स्क्वायर, एंड अंदर आया था 1 प्लस में 2 डेल आर डिवाइड्स में आर नोट। ओके, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू आर नोट स्क्वायर 1 प्लस में 2, ये वैल्यू एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में के म्यू आर नोट क्यूब एंड जे जे प्लस 1। ठीक है, ये किसमें आ गया हमारे पास, इक्वेशन आप इसको बोल सकते हो 7 8। आई की वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू हम क्या करेंगे, हमारे पास चेंज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ है उसकी वजह से वो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, जो एनर्जी का फॉर्मूला था ओरिजिनल जो हमारे पास रिजिड रोटेटर की वजह से था उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं नॉन रिजिड के केस के अंदर क्या एनर्जी आती है हमारी। स्टेप 5 या बोल सकते फाइनल स्टेप, द एनर्जी फॉर नॉन रिजिड रोटेटर। नॉन रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, अब यहां पे कर देंगे हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इनटू इक्वेशन, आई थिंक वो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास EJ इज इक्वल टू में, और वहां पे आई थी हमारे पास एच कट स्क्वायर अपॉन में 2, और वो क्या था हमारे पास आई जे जे प्लस 1, यही था ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आई की यहाँ पे, तो आई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर जे जे प्लस 1 डिवाइड्स में 2, और जो आई आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, म्यू आर नोट स्क्वायर एंड 1 प्लस में 2 एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में के म्यू आर नोट क्यूब जे जे प्लस 1। ये वाले ब्रैकेट्स को ऊपर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये EJ एच कट स्क्वायर जे
जे प्लस वन डिवाइड्स टू म्यू आर नोट स्क्वायर एंड देन ये बन जाएगा वन प्लस में टू एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में के म्यू आर नोट क्यूब जे प्लस वन। अब एक चीज आप यहाँ पे एक नोट डाउन करना, जो हमारे पास डेल आर की वैल्यू थी, डेल आर की वैल्यू में नीचे आर क्यूब हमारे पास ऑलरेडी आ रखा था, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर आर क्यूब आ रखा था और एक आर क्यूब यहाँ पे है, आर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आर फोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें मेरे को आप बता दिया करो ताकि हमारे आगे जाके कैलकुलेशंस मिस्टेक ना हो। ये वाली इतना हुआ, और ये क्या जाएगा हमारे पास इनवर्स के अंदर। अब इनवर्स को अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने पर हम क्या करते हैं, हायर एनर्जी टर्म्स क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स विल बी वेरी लेस, मतलब बहुत ही कम आती है। तो यहां से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईजे इज इक्वल टू में एच कट स्क्वायर जे प्लस वन डिवाइड्स में टू म्यू आर नोट स्क्वायर एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस में टू एंड एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में के म्यू आर नोट फोर जे प्लस वन एंड हम यहाँ पे जो ये वैल्यू है हमारे पास क्या है, ये जूल के अंदर है फिलहाल के लिए, ठीक है। जो हायर एनर्जी टर्म्स है यहाँ पे आप लिख सकते हैं हायर एनर्जी टर्म्स नेग्लेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी आई। अब उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीपल करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है वो देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इजी हमारे पास क्या आ जाएगा, इजी हमारे पास आ जाएगा एक तो एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर नोट स्क्वायर जे प्लस वन माइनस में यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अब ये ऐसे लिख भी सकते हैं एक बार के लिए, इसका टू म्यू आर नोट स्क्वायर इनटू में टू एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में के म्यू आर नोट फोर एंड देन दोनों टर्म सेम है तो जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। इसको सोल्व करते हैं इजी वे में। ईजे इज इक्वल टू में एच का स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर नोट स्क्वायर जे प्लस वन माइनस में, यहां पे जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, एच कट टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एच कट फोर डिवाइड्स में के म्यू स्क्वायर आर नोट सिक्स एंड जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको हम एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो एनर्जी ये किस में अभी हमारे पास जूल की फॉर्म में, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में। तो सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो क्या करते हैं, ऐसे से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं ऐसे से। सो कन्वर्ट जूल टू सेंटीमीटर इनवर्स बाय डिवाइडिंग above expression by h। ऐसे से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ऐसे से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ईजे की जो वैल्यू आएगी, एच कट क्या होता है, एच कट होता है हमारे पास बेसिकली एच अपॉन में टू पाई, तो एच कट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच अपॉन में फोर पाई स्क्वायर इनटू में वन अपॉन में टू म्यू आर नोट स्क्वायर एंड डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, एच से, ठीक है। क्या आ गया, जे प्लस वन माइनस एच फोर क्या हो जाएगा हमारे पास, एच फोर डिवाइड्स में 16 पाई फोर एंड इनटू के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, वन डिवाइड्स में के म्यू स्क्वायर आर नोट सिक्स इनटू में वन अपॉन में एच सी एंड जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को, ईजे इज इक्वल टू हमारे पास यहां से तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एच
एंड नीचे आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। तो एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर म्यू आर नोट स्क्वायर सी एंड जे प्लस 1 माइनस यहां से आ जाएगा एच क्यूब डिवाइड्स में 16 पाई 4 यहां से आ जाएगा के म्यू स्क्वायर आर नोट 6 एंड के सी। यहां फिर हम लिख देंगे जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाले टर्म्स को हमने सपोज करते हैं इसको मानते हैं हम डी, इस वाले टर्म को मानते हैं डी एंड ये वाले टर्म होगी हमारी पास बी, रोटेशनल कांस्टेंट जो है। और ये किसकी वजह से आई थी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आई है तो इसको मानते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे ईजे। और अब की बार हमने उसमें लिया है सेंट्रीफ्यूगल इनवर्स के अंदर, तो क्या करेंगे ईजे इज इक्वल टू हो जाएगा बी जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, किसमें आई है? सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ये हमारा आता है एक्सप्रेशन। इक्वेशन नंबर आप दे लेना जो भी इक्वेशन इसकी आई है। और यहाँ पे जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है? बेसिकली h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर म्यू आर नोट स्क्वायर सी एंड किसमें अंदर ये सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। एंड जो d आया हमारे पास, d हमारे पास क्या है? h क्यूब अपॉन में 16 पाई 4 म्यू स्क्वायर आर नोट सी के सी। तो ये भी हमारे पास किसमें? सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ये हमारे पास क्या आता है? एक्सपेरिमेंटली जब हमने प्योर फंडामेंटल्स प्रिंसिपल या फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यूज करके जब हम इसकी वैल्यू लेके आ रहे हैं डी की। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखना आप क्या आता है कि लाइक हम अप्रोक्सीमेशन जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है और जब हम स्टार्टिंग से जब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व करके आते हैं तो इसमें क्या ट्विस्ट आता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम जो नोटबुक्स में हमारे फॉर्मूला देता है वो डायरेक्ट देता है। क्यों देता है वो उसका रीजन यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, जो डी है उसको बी के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाएंगे कि डी बी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो डी के अंदर क्या आ रहा है? आर नोट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से आर नोट की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा हमारे पास? आर नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर नोट स्क्वायर जो है एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर म्यू बी सी। ठीक है, और इसका क्या करेंगे यहाँ पे? क्यूब रूट है। तो ये वाली वैल्यू हम क्या करते हैं? यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा? डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एच क्यूब डिवाइड बाई 16 पाई 4 म्यू स्क्वायर के सी इंटू में आर की वैल्यू क्या जाएगी? 8 पाई स्क्वायर म्यू बी सी डिवाइड में एच और इसका हो जाएगा क्यूब। बिकॉज अब यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे तो इसके ऊपर क्यूब आएगा ना, क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर? डी इज इक्वल टू में यहां से आएगा। अब देखो 8 का क्या हो रहा है? क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 का जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास आता है 512 एंड यहां से क्या जाएगा? पाई 6 फिर क्या जाएगा? म्यू क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एच क्यूब डिवाइड्स में यहां से क्या जाएगा? 16 पाई 4 म्यू स्क्वायर के सी एच क्यूब यहाँ पे ना एक। ठीक है, अब जो कटते हैं उनको काटते हैं हम और जो बचते हैं उनको रहने देते हैं। एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल आउट, फिर और क्या बचता है? सी से यहां से एक स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 बचेगा। के एच इट इज म्यू नोट स्क्वायर है म्यू क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई 4 है पाई 6 है तो यहाँ से 2 बचेगा। 16 को जब इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास बचता है 32। तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे? अब तो हमारे पास वैल्यूज बची है 32 पाई स्क्वायर बी क्यूब म्यू सी स्क्वायर डिवाइड्स में और नीचे ओनली के बचा है हमारे पास। ओके, अब जो के है इसकी भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या जानते हैं? बेसिकली हम जानते हैं कि जो म्यू होता है, म्यू बार, जो वेव नंबर हम लेते हैं सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर फ्रीक्वेंसी को, वो क्या देते हैं हमें को? 1 अपॉन में 2 पाई सी एंड अंडर रूट के अपॉन में म्यू। अब आप मेरे से ये मत पूछ लेना कि ये वैल्यू ऐसे क्यों आई है। ठीक है,
क्योंकि मैंने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने डिस्क्राइब कर चुके हैं कि वैल्यू ऐसे क्यों आ रही है हमारे पास। यहां से क्या करेंगे हम, के की वैल्यू लेंगे, तो के अपॉन में म्यू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 पाई सी म्यू बार। तो यहां से हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू बार स्क्वायर एंड म्यू। ये वैल्यू क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर देना आप कौन सी है, इसको इक्वेशन नंबर आप देना कौन सी आ रखी है। तो के की वैल्यू क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के इन डी। इक्वेशन आप देख लेना कौन सी इक्वेशन आ रखी है ये। तो डी के अंदर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज की, तो डी के अंदर सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 32। ये नोमिनेटर तो ऐसे कैसे आएगा, नोमिनेटर 32 पाई स्क्वायर बी क्यूब म्यू सी स्क्वायर डिवाइड्स में ये वाली वैल्यू क्या जाएगी, 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू बार स्क्वायर एंड म्यू। अगेन जो कटता है उसको काटते हैं, जो बचता है उसको रखते हैं। पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, म्यू से म्यू स्क्वायर कैंसिल आउट एंड 4 से यहाँ पे क्या बचेगा 8। हमारे पास क्या आता है यहां से, d इज इक्वल टू में 8 बी क्यूब डिवाइड्स में म्यू नोट स्क्वायर, किसके अंदर, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, ये वैल्यू आती है। अब आपके अंदर डाउट आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर तो डी की वैल्यू बताई थी, वहां पे क्या आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा था, बट इन दिस केस यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये ऐसी चीजें हमारे पास हुई कैसे, तो यहाँ पे आप नोट डाउन करने की चीजें, डी की वैल्यू यही है, बट इन एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जो डी की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 4 बी क्यूब अपॉन में म्यू स्क्वायर। ठीक है, एंड ये किस में आती है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। तो आपको ये लग रहा होगा कि लाइक ये डिफरेंस हमारे पास आया क्यों है बेसिकली। ठीक है, सो व्हाई दिस हैपन, लाइक instead of 4 we get 8, राइट। ये इक्वेशन आया। तो इसका जस्ट सिंपल आंसर है, आपने देखा होगा कि हमने जब थ्योरेटिकली कोई वेव करते हैं और जब हम प्रैक्टिकली जाते हैं तो हमारे पास एक मिसमैच आता है कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है, हम क्या करते आ रहे, जो अभी तक हम थ्योरेटिकली वे में करते आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम ऐसा यूनिट से लेते हुए जा रहे हैं, ऐसा यूनिट दैट मीन जो एनर्जी हम जूल से लेते हुए आ रहे हैं, लास्ट में जाके हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, है ना। और पूरा यूज किसका कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यूज करके हम ये सारी चीजें ड्राइव कर रहे हैं। डी की वैल्यू हमारे पास आती है ये। फिर जब हमने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखी, एक्सपेरिमेंट हमने किया, वैल्यू हमारे पास ये थी, इससे हम वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के अंदर ये हुआ कि जो हमारी वैल्यू आ रही थी, जो डी की वैल्यू हमारे पास एक्सपेरिमेंटली आई, वो हमारे इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई ना करके इसको सेटिस्फाई कर रही थी, जिसको हमने फिर बाद में बोला एम्पिरिकल जो अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं। तो इसमें हमने क्या बोला, आंसर इसका सिंपल था, व्हेन वी मैच द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज when we match the experiment values with both the formulas with जो हमारे पास अभी थ्योरेटिकली है, the theoretical formula of D, we get
we got incorrect answer. After this, applied empirical approximation after that applied empirical approximation and good correct value of D as similar to experimental data और एम्फिरिकल अप्रोक्सीमेशन आप ज्यादा इसमें नहीं डीप जाना है, इसमें आप इतना समझ सकते हैं कि जैसे कि कई बार हमारे नहीं होते जो नॉर्मल हम इक्वेशन या फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले से हमारे पास आंसर नहीं आता है। हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी काफी बार होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको हम नॉर्मली वे के अंदर जब एक्सपेरिमेंटली हम उसको देखते हैं और थियोरेटिकल वे में जब हमारे पास फॉर्मूलाज हैं उनसे जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर नहीं आते, बट फिर थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास वो आंसर देता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हुआ जो फॉर्मूला हमारे पास थ्योरेटिकल वे के अंदर आ रहा था उसको हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, मतलब ये आ रहा था ना, और थ्योरेटिकल वे में हमारे पास क्या आ रहा था, d इक्वल टू में 8 b क्यू अपॉन में म्यू बार स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये चीजें तो हमारे पास क्या आ रही थी एम्पिरिकल अप्रोक्सीमेशन से। ये जो डी की वैल्यू है ये किससे आई थी हमारे पास, जो अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके थ्योरेटिकली पूरा सोल्व करके आ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, कि व्हाई द एनर्जी चेंजेस इन नॉन डिजिट रोटेटर, तो उसके अंदर जब चेंज करते आ रहे हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, बट हमने जब एक्सपेरिमेंटली किया रियल डाटा को हमने लिया स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर लिया फिर हम उसको सोल्व किया तो डाटा क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहे हैं। बट जब हम ये वाला यूज कर रहे हैं लाइक इसमें क्या किया उसने, जो भी साइंटिस्ट था उस टाइम का, उसने क्या किया कि 8 ना लेके उसने 4 दिया। यहाँ पे 4 लेने के बाद क्या हुआ कि जो डाटा आया तो एक्यूरेट आ रहा था हमारे पास। ठीक है, और उसका हम एक एग्जांपल भी देखते हैं, काफी सारे एग्जांपल किए क्योंकि एक से तो होगा नहीं, काफी चीज जगह पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन निकला उन्होंने ये निकाला कि यहाँ जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 भी आ रहा है। अब अगेन आपके अंदर ये क्वेश्चन होगा कि 8 क्यों आ रहा है, तो हमने 8 जो निकाला ये कहां से निकाला, ऐसा यूनिट से स्टार्ट करते हुए लेके आ रहे हैं हम, और फिर हम क्या कर रहे हैं सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम जब कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के वक्त क्या आता है हमारे पास, जो फैक्टर्स आते हैं हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज उनकी लेके फिर हम कन्वर्ट करते हैं। बट इन रियल जब भी हमें एक्सपेरिमेंट या फिर हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होती है, वैल्यूज हमें गिवन होती है इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो वैल्यूज हमें दे रखी हो तो जूल के अंदर ना देके वो सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ऑलरेडी कन्वर्ट करके देते हैं। ठीक है, तो जब वो सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ऑलरेडी कन्वर्टेड है तब हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस फॉर्मूले से वो एक्यूरेट वैल्यू देता है इंस्टेड ऑफ दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यही चीजें में डिस्कस हुई और इसी वजह से ये वाला इसका पूरा क्या था एक्सप्लेनेशन था कि जो एम्पिरिकल अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं वो इसकी वजह से होता है। ये था। अब क्या देखते हैं, इसका एक रिजल्ट देख के चलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख के चलते हैं कि एग्जांपल के थ्रू ये क्या होता है। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। एग्जांपल के तौर पे आप ले लो सीओ को, सीओ क्या आ गया, मोनोऑक्साइड। ठीक है, मॉलिक्यूल। अब मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टेबल देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेबल्स के अंदर हमें क्या वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए होती है, एक डी की वैल्यू और डी की वैल्यू में हमें क्या वैल्यू चाहिए होगी, एक तो बी की वैल्यू एक म्यू बार की वैल्यू। ठीक है, जो कि दोनों, ये म्यू बार क्या है हमारे पास वेव नंबर और ये क्या है हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट। तो जब सीयू की बात करते हैं तो हमारे पास जो बी की वैल्यू देता है, यहाँ पे बी की वैल्यू में होती है गिवन उसकी टेबल के अकॉर्डिंग 1.9313 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ऑलरेडी गिवन होती है। ठीक है, ना कि इसको चेंज करना पड़ता है। और जो म्यू बार की वैल्यू होती है वो होती है 2169.81
सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ये वैल्यू जो हमें गिवन होती है। अब ये वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक चीज आप याद रखना, उसी टेबल में आपको डी की वैल्यू भी गिवन होगी, और जो डी की वैल्यू गिवन होती है हम वहां पे, वो हमारी डी की वैल्यू होती है 6.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू हमें गिवन होती है कि लाइक ये वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं। ये कौन सी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू इससे आती है या फिर इससे आती है। ये हमारा कौन सा था? थ्योरेटिकल वे में। comes from theory and this one is for empirical। अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये कहां से आया हमारे पास? एम्पिरिकल अप्रोक्सीमेशन से। ये हमारा थ्योरी से जो हम करके आ रहे हैं। तो वन बाय वन दोनों के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? 4 इंटू 1.9313 दैट्स क्यूब डिवाइड्स में इसकी वैल्यू जाएगी 2169 इंटू 0.83 एंड इसका स्क्वायर। जब ये हम वैल्यू सोल्व करेंगे, आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी, ये क्या आ जाएगी हमारे पास? 4 इंटू 7.201 डिवाइड्स 4709,095 4709,095, ठीक है। एंड जब इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगी 6.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर इनवर्स। वैल्यू कंफर्म्ड है, सेम वैल्यू आ गई हमारे पास, कोई नहीं। अब जो थ्योरी से हमने निकाली थी ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो डी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 8 इंटू, यहाँ पे सीधा इसका जो स्क्वायर था क्या था? 7.201 डिवाइड्स में 4709,095, और जो ये वैल्यू हमें देगा, ये वैल्यू बेसिकली हमें देगा 1.22 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो थ्योरी से हमें जो वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास क्या आ रही है 1.22, एंड जो ना एक्सपेरिमेंट जो एम्पिरिकल अप्रोक्सीमेशन हमने लगाया था एक्सपेरिमेंट वैल्यू को देखने के बाद, और इस फॉर्मूले के बाद हमें ये आइडिया आया था। अब आप ये मत सोचना कि थ्योरी को देख के, लाइक हमने जब इसका एग्जांपल लिया सीओ मॉलिक्यूल के लिए, सीओ मॉलिक्यूल के अंदर हमें इस टेबल के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेबल होती है उसके अंदर दिया होता है कि बी की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू होती है। उसके बाद डी की वैल्यू हमने यहाँ से दोनों के लिए कैलकुलेट की। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिली जो हमें टेबल के अंदर एक्सपेरिमेंटली हमें प्रूवन वैल्यू होती है, बट इन दैट केस हमें ये चीजें नहीं मिली। तो आप आपके मन में अगर ये आ रहा हो कि लाइक ये वैल्यू हमें सीधा फॉर्मूला हम पहले ड्राइव कर सकते, तो ऐसा नहीं है। पहले हमने थ्योरेटिकली इस फॉर्मूले को ड्राइव किया, फिर इस फॉर्मूले के अंदर जब कुछ नहीं आया तो यहाँ से हमने क्या लगाया? अप्रोक्सीमेशन लगाया इसके अंदर। एक लाइक 8 को हमने 4 से सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमने देखा कि वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। 4 जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो वहां से हमें क्या मिली? एग्जैक्ट वैल्यू हमें सारे कंपोनेंट्स की मिलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू थी ये हमने किसके लिए बात की? एक एटम के, एक मॉलिक्यूल के लिए बात की, और अब यहाँ पे वैल्यू थी डी की वैल्यू ये आ गई, और इस डी की वैल्यू से हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आई थी जो हम प्रूफ करके आ रहे थे अभी, तो प्रूफ में हमारे पास क्या आ गया? सो हंस प्रूव दैट EJ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BJ J+1 माइनस में D J स्क्वायर J+1 का स्क्वायर एंड देन दिस वन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, वेयर B इज इक्वल टू H अपॉन में 8 पाई स्क्वायर म्यू R स्क्वायर C, एंड ये किसमें है हमारे पास? सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, एंड D इज इक्वल टू आ जाएगा 4B क्यूब डिवाइड्स में म्यू बार स्क्वायर, इसके अंदर है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। तो हमारा जो मोटिव था इसको प्रूफ करने का कि लाइक ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है। आपको ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको जब आपके टीचर्स कहीं पे भी आप इसको देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, कॉलेज में जब आपको टीचर्स पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट इसको बताते हैं।
ठीक है, नॉट थ्योरेटिकल वे। क्यों वहां पे इसी वजह से नहीं जाती क्योंकि हमने जब थ्योरेटिकल वे में निकाला तो हमें फॉर्मूला क्या मिला था, 8 मिला था, बट इन अप्रोक्सीमेशन एम्पिरिकल अप्रोक्सीमेशन हमने यूज किया तब हमने यहाँ पे क्या किया 4 किया। इसको क्यों किया, हमें क्या चाहिए था, जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमें जो मिल रही है उसको मैच करना था उससे, ठीक है, तो मैच करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे 4 किया। ओके, तो ये क्या था, इनमें डिफरेंस था और ये रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला। अब हमें क्या हुआ, नॉन रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी मिल गई जो हमने देखा था। अब हमें क्या चाहिए, एक स्पेक्ट्रम चाहिए यहाँ पे कि स्पेक्ट्रम में क्या मिल रहा है, लाइक दो एनर्जी स्टेट के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड से जब हम फर्स्ट में जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड के अंदर जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस देखना है, सेम जैसे हमने रिजिड के केस के अंदर देखा था। ओके, अब हम क्या देखते हैं, ये प्रूफ हमारा हो गया। एनर्जी डिफरेंस, और मैंने बोला था आपको एनर्जी डिफरेंस जो होता है इसके केस के अंदर, एनर्जी डिफरेंस इसके केस के अंदर हमारा क्या होता है, जो डेल ई जे होता है ये हमारे पास होता है म्यू बार, एंड देन ये क्या होता है हमारे पास ई जे प्लस 1 माइनस में ई जे, मतलब जो हम लेके चले थे ना सिलेक्शन रूल, ई जे इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि सिर्फ अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा रहा है, ना कि एक्साइटेड से फिर ग्राउंड में आ रहा है। ओके, तो ग्राउंड से जब एक्साइटेड के अंदर जा रहा है तो मतलब क्या होगा, जे से जब वो जे प्लस 1 के अंदर जा रहा है तो क्या डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहां से क्या जाएगा, म्यू बार इक्वल टू में ई जे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी जे प्लस 1, और यहां से क्या जाएगी जे प्लस 2 माइनस डी जे स्क्वायर था, जे प्लस 1 का स्क्वायर, जे प्लस 1 था, जे प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस में दिस वन बी जे प्लस 1 प्लस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू बार इक्वल टू बी जे प्लस 1 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा जे प्लस 2 माइनस जे माइनस डी, एंड देन इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, जे प्लस 1, सो जे प्लस 1 का स्क्वायर, अंदर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जे प्लस 2 का स्क्वायर माइनस में जे स्क्वायर। ऑलराइट, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी एंड देन यहाँ से जे कैंसिल आउट, 2 बचेगा, 2b जे प्लस 1 माइनस में डी जो आएगा, डी जे प्लस 1 का स्क्वायर, एंड यहां से आ जाएगा हमारे पास जे स्क्वायर प्लस 4j प्लस 4 माइनस में जे स्क्वायर, अगेन जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन हम लेंगे बाहर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2b जे प्लस 1 माइनस में 4d जे प्लस 1 का स्क्वायर, एंड देन ये कह रहा है जे प्लस 1, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे बार के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 2b जे प्लस 1 माइनस में 4d जे प्लस 1 का क्यूब, एंड देन इसके अंदर हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, मतलब आपको दिख गया होगा जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही थी, स्पेक्ट्रल लाइन जो एनर्जी लाइंस हमें मिल रही है और जो एनर्जी गैप हमें देखने को मिल रहा है, ये तो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आया था स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, वो चीजें थी। दूसरी क्या चीजें थी हमारे पास, एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है। ओके, तो इन दोनों का जो ग्राफ होगा हमारे पास, अब की बार जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज जो एनर्जी लेवल हम रिजिड रोटेटर के अंदर लेके चल रहे थे उससे क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, वाई, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा टर्म। एनर्जी जो हमारे पास आ रही थी वो क्या आ रही थी, ईजे इक्वल टू में बी जे प्लस 1 माइनस में डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का स्क्वायर, और ये किसमें था, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ये किसके केस के अंदर आ रहा है हमारे पास, नॉन रिजिड के केस के अंदर, दोनों के दोनों, ठीक है, और रिजिड के केस के अंदर हम जानते हैं रिजिड के केस के अंदर क्या आ रहा था, ओनली एनर्जी की कौन सी टर्म आ रही थी, ये वाली टर्म, ओनली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस स्पेक्ट्रल लाइंस की आ रही थी, ये वाली, है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास जो डिफरेंस आएगा बेसिकली, जो हमारे पास जो हम लेके चल रहे थे ना कि लाइक इक्विलिब्रियम स्पेस के अंदर हो, ठीक है, लाइक इक्वल स्टेट्स के अंदर, स्पेस के अंदर, वो हमें क्या मिल रहा है, स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है, वो अब की बार ना मिलके वो अलग अलग मिलेंगी, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना कम ही होगी इसके अंदर, जब जे की वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे, जे की वैल्यू जहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। अब आप यहाँ से ये चीज नोटिस करना
कि जब हम जे की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 के अंदर दोनों ही केसेस के अंदर हमें क्या मिलेगा, सेम एनर्जी लेवल। जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा, हल्का सा बाइनरी मिस्टेक मिलेगी। बट जब हम इंक्रीज करते जा रहे हैं आगे जे की वैल्यू, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और इसका इफेक्ट जब इंक्रीज होता हुआ जा रहा है तो मतलब जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होती हुई आ रही है हमारे पास। ठीक है, ऐसे हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे इसकी, वो भी हमें क्या मिलेंगी, अलग मिलेंगी एज कम्पेयर टू नॉन रिजिड के केस के अंदर। नॉन रिजिड के अंदर जो स्पेस हमें इक्वल मिल रहा था वो इक्वल में स्पेस नहीं मिलेगा। तो ये था आज की। और इसका जो हमें डायग्राम मिलता है, जो हम इसका क्या बोलते हैं कंपैरिजन, आप नॉन रिजिड और रिजिड का जो कंपैरिजन मिलेगा वो आपको यहाँ पे, जैसे कि रुको एक मिनट, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो हो गया होगा अभी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो जब नॉन रिजिड का केस हम बात कर रहे हैं, नॉन रिजिड के केस के अंदर क्या हो रहा है कि नॉन रिजिड के केस के अंदर जो हमें एनर्जी देखने को मिल रही है वो क्या मिल रही है कि इक्वल स्पेस के अंदर, जैसे कि ग्राउंड स्टेट 0, फिर 2b, फिर 6b, फिर 12, फिर 20 एंड देन 30। बट वही कंपैरिजन हम नॉन रिजिड के केस के अंदर कर रहे हैं सेम वैल्यू के ऊपर, तो वहां पे हमें क्या मिल रही है, उनके कंपैरिजन में वैल्यूज कम मिल रही है, मतलब एनर्जी लेवल हमें कम मिल रहे हैं, कम एनर्जी पे मिल रहा है। और जैसे जैसे हम जे की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, एनर्जी लेवल भी क्या होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं कंपेयर टू रिजिड केस के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन रिजिड वाला केस, और जो कि हम बोल सकते हैं इन रियल केसेस के अंदर जो होता है। ठीक है, रिजिड वाला था हमारा सिर्फ आइडियल केस था, आइडियल केस के अंदर था कि आइडियल केस के अंदर ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा मेनली जो मोटिव हमारा था वो तो क्या था हमारा आज की क्लास का, दिस वन, कि ये वैल्यू जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे, ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ क्यों रही है, वो चीज हमें दिखाने का था। ठीक है, ना कि ये सारा नॉन रिजिड नॉर्मल ये सभी बता देंगे आपको कि ये चीजें हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, बट व्हाई दिस फॉर्मूला वर्क्स एंड व्हाई दिस टर्म एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म आ क्यों रही है और ये टर्म माइनस में क्यों जा रही है, ये चीज हमने यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस किया। तो आज का टॉपिक था हमारा नॉन रिजिड रोटेटर, जो कि हमने किया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वाइब्रेशन के ऊपर। अभी तक हमने सिर्फ जो मॉलिक्यूल था उसके रोटेशन के बारे में डिस्कस किया है कि रोटेशन होता क्या है उसका। ठीक है, रोटेशन, बट हमने रवन के अंदर पढ़ा था कि रोटेशन के साथ साथ उसमें वाइब्रेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो अगली क्लास में हम बात करते हैं वाइब्रेशन इफेक्ट की, और वाइब्रेशन इफेक्ट के अंदर भी हम ऐसे ही उनको डिकोड करेंगे, हर इक्वेशन को, हर एनर्जी के उस फॉर्मूले को डिकोड करेंगे जो आपको अभी तक डिकोड ना करके आपने सिर्फ उसको रट रखा है दिमाग के अंदर कि वो चीजें कैसे आ रखी है माइंड के अंदर, उसको सिर्फ आपने सेट कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि ये चीजें आते हैं, ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। बट वो फॉर्मूला वर्क कर कैसे रहा है, क्यों वो फॉर्मूला काम आ रहा है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में भी, सेम जैसे आज की क्लास में हमने इस टर्म को डिकोड किया है। बने रहिए हमारे क्लास साथ इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इजी करते हुए, और क्यों आ रही चीजें इनको देखने के लिए, जानने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हमें जो अगली वीडियोस हमारे पास आए, आप हमारी आए, वो आपको तुरंत मिले और आप उनसे ये सारा बेनिफिट ले सको। और कमेंट में जरूर बताना कि लाइक यहाँ से आपको ये फॉर्मूला आपको पहले से पता था, ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, या सिर्फ अभी आपको पता चला है। ठीक है, अगर पहले पता था तो आपको कहाँ पता था, किस स्टैंडर्ड में आपको किस टीचर ने बताया था, कमेंट सेक्शन में बताना। ये सारा था। अगली क्लास में हम बात करते हैं वाइब्रेशन की, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहना, ध्यान रखो अपना और अपने अपनों का, और कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर बता दिया करो कि सर इसमें ये डाउट है। मैं आपको अगली क्लास में जैसे हम चलेंगे तो उस क्लास में पहले हम वो डाउट्स लेके चलेंगे, फिर हम कुछ अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पढ़ते रहिए फिजिक्स, एंड रटना है हमें, बट समझते हुए रटना है कि ये चीजें आ कैसे रही है, रटना है हमें। मैंने पहले ही बोल दिया था जो फॉर्मूला है, जब हम कंपटीशन एग्जाम्स या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां पे रटेंगे ये फॉर्मूला, बट वो फॉर्मूला आ क्यों रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। वाई, बिकॉज हमने CSI या नेट निकाल लिया एग्जाम, बट जब हम अगर एक बार PhD इंटरव्यू में बैठ गए, वहां से अगर हमें एक क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर हम वही नीलबटा सन्नाटा। तो ये चीजें जानते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तक के लिए जय हिंद।